चैप्टर है डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स और इसके SLO बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैं ये भी लिख लेता हूँ SLOs, ठीक है। अब बेटा सर ये ये आपकी स्क्रीन तो नहीं शेयर हो रही? ओके ओके, मैं ठहरो मैंने नहीं की थी शेयर। ये देखें अभी हो जाती स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? ओके, ये है हमारे पास बेटा SLOs अबाउट द डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स, ये चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है जी कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विद इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जस्टिफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, किस चीज़ को जस्टिफाई करना है आपने, बेसिकली कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है। उसने ये जो है स्टेटमेंट दी हुई है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आप बेसिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किस चीज़ को। इम्पॉसिबल है कि आप उस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपनी मोशन को डिटेक्ट कर लें, ठीक है। इससे पहले कि हम ये बात डिटेल में पढ़ें, ये है हमारे पास एक वाइट बोर्ड पे हम देख लेते हैं कि अर्थ है ये हमारी, सपोज, ठीक है। हम और इधर है एक और स्टार है जिसको मैं कहता हूँ ये मार्स है, ठीक है। अब अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस। सबसे पहले तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो रेफरेंस क्या चीज़ होती है? ऐसी चीज़ जिसको बेस बना के आप किसी भी चीज़, कंपैरिजन हाँ ड्रॉ हाँ, करें, कंपैरिजन के लिए ड्रॉ करें, कंट्रास्ट करें। एग्जैक्टली। या हम कोई क्राइटेरिया डिफाइन करना चाहते हो तो देयर शुड बी अ रेफरेंस जिसके अकॉर्डिंगली हम बात करें। जैसे 1 मीटर लेंथ है किसी चीज़ की तो वो मीटर रॉड से आप कंपेयर करते हो, राइट। या इतने किलोमीटर का डिस्टेंस है तो वो भी 1 मीटर को मिला मिला के फिर इस तरह हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब इनर्शिया के जो लॉज हैं, ये न्यूटन के लॉज हैं, जिस जगह पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे वो एरिया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। सपोज हमारे पास एक गाड़ी है और ये गाड़ी पॉइंट ए से मूव करके इधर पॉइंट बी तक आती है ऑन द अर्थ। फ़िलहाल मार्स वाली कंसेप्ट को छोड़ो, ठीक है। ए से चली बी तक आई और ये अर्थ के ऊपर डिस्टेंस तय किया। मुझे ये बताएं, न्यूटन ने कहा था F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, सॉरी इसको नहीं, F नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, यानी कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। देखो ना, एक बॉडी है, आपने उसको धक्का दिया तो लाजमी सी बात है आप ये फोर्स सर लगा रहे समझ हो। आ हाँ ये हाँ आ गई। हाँ, ठीक है। अब अगली बात क्या है, इसका मतलब ये न्यूटन के लॉ को फॉलो कर रहा है ना ये चीज़। देखो ना, उसने जो कहा था कि एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा विद द ये इंक्रीज इन सर फोर्स। कर रहे हैं हाँ सर, मतलब मैं बार बार नहीं ओके अफर्म ओके करी, ओके ओके मतलब ओके बस आप। ओके, गॉट इट। अब इसका मतलब क्या है कि बेटे जो अर्थ है ना वो हमारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पहली बात हमने ये लर्न कर ली। इसी तरह हर वो चीज़ जहाँ पे न्यूटन के लॉज को यानी कि फॉलोइंग मिल रही होती है बाय नेचर, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब आपका थोड़ा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। वो कहता है कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक बॉडी, ये देखो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है विद इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ज़मीन पर रहकर, ज़मीन एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो उस पर रहकर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, क्या कि नहीं किया जा सकता, टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपनी मोशन को आप जस्टिफाई कर सकें। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट, वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करें। तो इसकी सिंपल सी बात है नूर कि बेटे आप, हम अगर हम कोई ट्रेन या गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप क्या करते हैं कि आप और रिहाब एक ही गाड़ी में जा रहे हैं किसी भी एक स्पीड के साथ, तो वो किसी एक्सटर्नल पैसेंजर जो कि कोई रोड पे खड़ा हुआ पर्सन है उसके अकॉर्डिंग तो आप 100 की स्पीड पे जा रहे हो, बट विद रिस्पेक्ट टू रिहाब यू आर एट द
स्टेशनरी प्लेस, सिंपल एक कॉन्टीन्यूस एक ही प्लेस पे हैं आप। बात समझ आइए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी मोशन रिलेटिव है। सपोज़ अगर आप यानी कि ड्राइवर अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना चाह रहे हैं तो वो सारे के सारे लोग, आप कहेंगे आप भाग तो नहीं रहे, आप तो बैठे जा रहे हैं, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से जो एक्सटर्नल पर्सन होगा उसके अकॉर्डिंग आप सारे भाग रहे होंगे 100 की स्पीड पे। इसको अल्टरनेटिवली मैं अगर जस्टिफाई करूं तो वो ये है कि अगर एक पर्सन जो है वो इधर अर्थ पे रुका हुआ है, जैसे कि हम सारे ह्यूमंस, और इधर एक है मार्स। अब मार्स की अपनी मूवमेंट है, अर्थ की अपनी मूवमेंट है, ठीक है। अगर सपोज कि मैं कहूँ कि इसकी मूवमेंट है 10 मीटर पर सेकेंड और इधर है 100, तो रिलेटिवली अगर आप देखें तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 90 मीटर पर सेकेंड का है ना। यानी कि मैं एक दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दूंगा, आसान कर दूंगा अगर इससे भी ज़्यादा, सपोज़ कि मार्स आपका ये रुका हुआ है 0 स्पीड पे है, लेकिन अर्थ तो नेचर में मूव कर रही है ना एक स्पीड से। यस। अब कोई पूरी ज़मीन को देखेगा तो ज़मीन के ऊपर रहने वाले तमाम लोग इनको एक मोशन में नज़र आएंगे कि वो इस स्पीड से पूरे के पूरे लोग जा रहे हैं, जैसे एक पैसेंजर्स एक हवा के अंदर जहाज़ में जा रहे होते हैं, सिंपल। तो वो उनका रिलेटिव है एक दूसरे के हिसाब से। अर्थ का फील्ड जो अर्थ का एरिया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्सटर्नल के हिसाब से नहीं है। दूसरी बात क्या हमें पता लगी कि अर्थ पे रह के आप अर्थ की स्पीड को नहीं डिटेक्ट कर सके, आप मार्स पे खड़े होंगे तो तब बताएंगे कि अर्थ कितनी स्पीड से जा रही है। बात समझ आई? यस। ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। अच्छा कि हम किसी दूसरे स्टार पे, तो लेकिन उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रह के हम नहीं कर सकते। अब यही बात उसने एक्सप्लेनेशन में दे दी है, सारा पढ़ लिया हमने क्वेश्चन। ये मैं इसको रीड कर देता हूँ कि एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ द वन वेयर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, उसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए उसकी वेलोसिटी, जैसे कि ज़मीन जो है वो यूनिवर्स के अंदर एक कॉन्टीन्यूस स्पीड के साथ मूव कर रही है। सो द अर्थ इज़ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ तक कि उसके ऊपर कोई और फोर्स ना लगे। दिस मीन्स दैट द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ आइदर एट रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी या नो एक्सेलरेशन। बात समझ आ गई? ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हो गया। अब जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है या प्रिंसिपल है उसका, वो क्या कहता है कि रिलेटिविटी स्टेट्स दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ आई? वो तब्दील नहीं होते। ये एक नई स्टेटमेंट है जो मैंने अभी आपको नहीं बताई थी। यानी कि अगर एक बंदा है वो फोर्स वाला लॉ इम्प्लीमेंट करता है ज़मीन के ऊपर, वही लॉ किसी और जगह पर जहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो वो उधर भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। इसका यानी कि ये इसका मतलब वो सारे लॉज हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होते हैं। देयर इज़ नो प्रेफर्ड एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दस नो एक्सपेरिमेंट विद इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी डिटरमिन्ड। अब ऐसा नहीं है कि ज़मीन के अंदर आप एक रूम को एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं तो वो एक रूम में अगर आप बॉल फेंकते हैं ज़ोर से, दीवार से टकरा के वापस आती है, तो बिल्कुल इसी तरह वो दूसरे रूम में भी यही काम होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वो लॉज डिफरेंट हो गए हैं जबकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफ़र करता है। तो सारे लॉज एक जैसे अप्लाई होते हैं जहाँ भी आप इनर्शियल फ्रेम में चले जाएं। इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन ये है कि वो कांस्टेंट स्पीड से होना चाहिए, उसकी एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए। जैसे गाड़ी 50 की रफ्तार से कंटिन्यूस जा रही है तो उसके अंदर अगर आप बॉल ऊपर फेंकेंगे तो वो फिर भी आपकी गोद में आएगी। हालांकि गाड़ी की जब आपने फेंकी बॉल तो वो एक प्लेस से इतने तक आप 50 मीटर आप आगे चल चुके होंगे, लेकिन फिर भी गाड़ी के अंदर बॉल आपकी गोद में एग्जिस्ट करेगी दोबारा से। इसका मतलब गाड़ी के अंदर वो सारा परफॉर्म होने वाला एक्सपीरियंस ऐसे ही है जैसे आप ज़मीन पर खड़े होकर बॉल ऊपर फेंके और नीचे फेंके। इन एक्चुअलिटी देखो, इसकी मैं सिंपल जो है ना वो एग्जांपल ये भी कर देता हूँ कि यहाँ पे ये वो गाड़ी के अंदर अगर कोई बॉल बच्चा यहाँ पे बैठ के ऊपर थ्रो करता है और वो थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पहुँच जाती है, तो बॉल की ट्रिजेक्ट्री ऊपर जाते 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 यूँ हो जाएगी ना, बाहर से कोई देखेगा तो, लेकिन इन एक्चुअलिटी वो यहाँ भी ऊपर से नीचे ही फील करेगा जस्ट, और यहाँ भी उसको ऐसे लगेगा कि ऊपर से नीचे आ रही है। ये एक सिंपल सा तरीक़ाकार ये है कि उसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आपके पास चीज़ें सेम रहेंगी। अब अगली बात क्या है बेटा, अब इसको मैं थोड़ा सा ना निकाल दूंगा आपकी आसानी के लिए, चीज़ें सेम नहीं रहेंगी, मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा फिर कटिंग कर लेंगे।
आपको सारा नहीं याद करना पड़ेगा। Okay. There is no preferred absolute frame of reference, and thus no experiment within the inertial frame can be determined whether the frame moving with a constant velocity or at rest. अच्छा, अब यहाँ पे ये सील्ड स्पेसशिप में अगर आप मूव कर रहे हैं वेलोसिटी, यू कैन नॉट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ड्रॉपिंग अ बॉल, जो कि मैंने अभी बताया स्पीड ऑफ लाइट पे, टू डिटेक्ट योर रिलेटिव मोशन टू एन अदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो एक्सटर्नल हो सकता है, लाइक कोई और स्टार पे आप खड़े हैं तो ये तो if you are no, अच्छा हाँ ठीक है, वो ये वही, नॉट की जी जी जी, कि वो आप नहीं कर सकते। मैथमेटिकली तो इसको काट दिए, नीचे मैथमेटिकली लिखा हुआ है। मैथमेटिकली इट इज़ टाइड विद द वेरिएंस ऑफ फिजिकल लॉज, जब कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट पे जाती है तो वेरी करती है, और यही हमारे चैप्टर की लाइन है। ये अभी तो मैं निकाल देता हूँ क्योंकि इसके साथ इतना डायरेक्ट इसका रिलेशन नहीं है, हाँ। लेकिन आगे जो है ना, ये हमारे इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहले डिफाइन करना है, फिर रिलेटिविटी प्रिंसिपल के हिसाब से ये बताना है कि सारों में लॉज सेम होते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट उसको चेंज नहीं कर सकता, फिर आपने उसके साथ एक एग्जांपल दे देंगे, अपने उस आंसर को जस्टिफाई भी कर दिया आपने। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। टू क्वेश्चन है कि फ्रॉम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसकी बेस पे आप स्टेट करें क्या चीज़। पहली चीज़ है कि आपने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट करना है, और दूसरा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट करना है। ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। अच्छा, ब्लैक बॉडी कौन सी चीज़ होती है, पहले हमें थोड़ा सा इसका पता है, आइडिया है या नहीं है? नो, बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। बिल्कुल भी नहीं है अच्छा सर। अच्छा, चलें मैं आपको बताता हूँ बेटे। देखिए हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स बना लें आप, 3D बॉक्स हम ऐसे बना लेते होते हैं, ठीक है, और इसका कलर आप इसको टोन कर दें, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का कर दें अंदर से सारा कुछ, ठीक है। अब ये पूरी का पूरा एक तरह की ब्लैक सरफेस बन जाएगी, और इसके ऊपर आप सारी क्या करें, लाइट्स डालें इसके ऊपर, ठीक है। ये सारी की सारी रोशनी एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। अब वो लाइट जो एब्जॉर्ब इसने की है वो इसके अंदर इसने एब्जॉर्ब की हुई है, तो वो स्टोर्ड पड़ी है, वो कहीं ना कहीं एमिट होगी। साइंस ये कहती है कि जब इसको आप दोबारा किसी एक डार्क प्लेस पे लेके जाएंगे, तो ये वो लाइट जो इसने एब्जॉर्ब की थी वो क्या करेगी, एमिट करेगी। अच्छा, सपोज़ आपने पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, लाइट्स डाली, और उसके बाद उसकी एमिशन दोबारा अंधेरे में लेके आए, उसकी लाइट की एमिशन चेक की। फिर आपने क्या किया, 100 की बजाय आप 1500 पे चले जाते हैं, डिग्री 1500 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। आप दूसरा एक नया टेम्परेचर लेके उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, या पहले को 1000 पे कर लें, फिर 1500 पे कर लें, फिर 2000 पे कर लें, तो आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर पे आपने उस बॉडी को, वो चाहे लोहे की बनी हुई हो, एक बॉक्स लोहे का बना के उसको अंदर पेंट कर लें, तो आपने उसको इस डिफरेंट टेम्परेचर पर लाइट्स डाली या हीट किया। सिंपल हीट का मतलब ही बेसिकली वो एनर्जी देना है उसका, तो आप उसको हीट करें तो हीट ज़ाहिर है आप आग से देंगे तो वो भी बेसिकली उसकी अंदर लाइट की एब्जॉर्प्शन ही हो रही है, या आप वैसे कोई और लाइट डाल लें, तो वो 1000 डिग्री पे उसका क्या बिहेवियर आता है, 1500 डिग्री पे उसका क्या बिहेवियर आता है, और 2000 डिग्री पे क्या आता है। इसी तरह आप जितना भी टेम्परेचर कर लें उसका क्या बिहेवियर आता है, हम वो चेक करते हैं। इसको कहते हैं ब्लैक बॉडी की रेडिएशंस, जो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो रेडिएशंस। अब हम ज़रा थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं। ये किसी ने ये किया कि उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, ज़रा गौर कीजिएगा बेटे। हमारे पास लाइट की वेवलेंथ तो चेंज होती होती है ना, ठीक है। लाइट जैसे कि विजिबल जो रीजन है ना, उसकी 400 से शुरू होती है और तकरीबन 750 तक जाती है नैनोमीटर में वेवलेंथ, ठीक है। हेलो, ओके। अब यहाँ पे 3 या 400 से स्टार्ट हो रहा है और ये जाती है जी 200 नैनोमीटर तक लाइट जा रही है। अब 2000 सॉरी, हाँ जी। और यहाँ इस साइड पे देखें, ये उसकी इंटेंसिटी है। अब इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है कि वो लाइट, सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो डिम है या तेज़ लाइट है, ठीक है। तो इधर जितनी 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 उसकी पीक बड़ी होगी या जितनी वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब उतनी तेज़ लाइट आ रही है, ठीक हो गया। आपने 500 से लेकर 2000 नैनोमीटर तक की लाइट सारी की सारी दे डाली, किसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। बात समझ आ गई आप? अब यहाँ पे क्या करना है, आपने उसको जब 35 टेम्परेचर रख के ना, 3500 केल्विन रखा, तो आपने चेक किया कि ये कौन सी लाइट
पे इसका लैम्डा मैक्स इसको बोलते हैं। ये देखो ना, ये नीचे लैम्डा चल रहा है ना। ये अगर ब्लैक कर्व को देखें आप तो इसमें से मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? ये वाला है ना, ये वाला पॉइंट। यस सर। अच्छा, फिर ब्लू, लाइट ब्लू में देखें तो ये वाला मैक्सिमम पॉइंट है, फिर इधर भी डाउन हो जाता है, इधर भी डाउन हो जाती है इंटेंसिटी। जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा उसको लैम्डा मैक्स कह रहे हैं। तो ये वाली जगह पे देखो ना, इंटेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा इधर आ रही है, ये ब्लू पे, राइट, लाइट ब्लू पे। फिर थोड़ा डार्क ब्लू की तरफ जाएं तो ये यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा आ रही है। इसके राइट और लेफ्ट में दोबारा इंटेंसिटी डाउन हो गई है ना, ऐसी बात। बिल्कुल अच्छा, ठीक, इन सब ग्रीन पे के देखें ऊपर तो ऊपर। हाँ, इसका मतलब, अच्छा एक और चीज़ गौर करो, ये पहले वाले का लैम्डा मैक्स यहाँ है थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुए लेफ्ट पे, ठीक है, और फिर थोड़ा सा और इधर शिफ्ट हुए। अब देखो रेड वाले को देखो ना, गौर करो आप। मैं एक चीज़ इधर ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ज़रा यहाँ से, हाँ ये मैं ड्रॉ करूँ वर्टिकल लाइन, गौर से देखना आप। थोड़ी डिंगी होगी हाँ थोड़ी डिंगी हो गई है। अब ये चेक करो ऊपर वाले, ये। हाँ मैं ज़रा ना और अच्छे से बना देता हूँ। अब जब यहाँ से बनाओगे ना बेटा नीचे डाउन, तो आपको बाकियों का लैम्डा मैक्स इधर इधर नज़र आएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये शिफ्ट हो रहा है, ये देखो ना शिफ्ट हो रहा है ना, लैम्डा उधर से उधर, और फिर यहाँ पे चला जाता है। क्या मतलब है पहले, अच्छा, मतलब आप हाँ ये हाँ, कहना ये चाह रहे हैं एक्चुअल कि ऐसे है, पहले ये एक्चुअल ऐसे है। हाँ स्ट्रेट लाइन नहीं हाँ है। नहीं है, अगर मैं ऊपर वाले से ड्रॉ करूँ तो मुझे क्लियर कट फील होता है कि इनका लैम्डा मैक्स राइट है ना, ऐसी बात। अब अगर गौर से इस ग्राफ को एनालाइज करें तो इसका मतलब इधर लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा थी, वेवलेंथ ज़्यादा है इस साइड पे, तो वेवलेंथ ज़्यादा से कम की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये कम है इस साइड, लेफ्ट इधर आ रहा है ना लैम्डा मैक्स लेफ्ट पे, तो कम पे जो शिफ्ट हो रही है, तो इसका मतलब कम पे शिफ्ट होने के लिए टेम्परेचर की वैल्यू को देखते हैं तो क्या हुआ है। पहली कर्व है 3500 केल्विन पे 3500, दूसरी 4000 पे है, फिर 4500 पे है, फिर 5000 पे है, फिर है 5500 पे। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लैम्डा मैक्सिमम जिसकी इंटेंसिटी है वो शॉर्टर होता जा रहा है। ये बात ठीक है। रिपीटिंग द स्टेटमेंट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर कर्व में डिफरेंट टेम्परेचर है, पहली 3500 की है, फिर 4000, फिर 4500, बढ़ रही है टेम्परेचर। हर बढ़ते टेम्परेचर के साथ लैम्डा मैक्सिमम जिस पे उसकी ऐसा वेवलेंथ जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ये वाला है ना, ये इंटेंसिटी है ना, ये मैक्सिमम इस पॉइंट पे हुई, इसकी इंटेंसिटी इस पॉइंट पे हुई मैक्सिमम, इसकी इंटेंसिटी यहाँ मैक्सिमम हुई, इसकी इस पॉइंट तो ये वाले पॉइंट्स लैम्डा मैक्सिमम है, ये वाले जो तिरछे आ रहे हैं। तो ये लैम्डा मैक्स शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो रही है ना, देखो ना इधर जा रही है शॉर्टर वेवलेंथ। ऊपर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है लैम्डा मैक्स छोटा हो रहा है, यानी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऐसे ही है ना। यही आपका ब्लैक बॉडी की बात बतानी है आपने, बस यही ला दिया था उन्होंने। अब मैं ज़रा इसको एनालाइज कर देता हूँ। इसको देखो बेटा, वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द, एक टेम्परेचर के साथ है उसका रिलेशनशिप, किसके साथ, ऑफ द ब्लैक बॉडी विद द वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ एट विच इंटेंसिटी इट इज़ एमिटेड, जो है ना ये उसकी इंटेंसिटी ऑफ जो है ना वो वेवलेंथ इस पे आ जाता है। तो टेम्परेचर और इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ पे आ जाता है। तो ये देखो वेवलेंथ और इधर इंटेंसिटी और डिफरेंट टेम्परेचर है ना, तो ये इन्हीं का आपस में लिंक है। बात समझ आ गई। पहले तो आपको ये बताएं, आपने बताना है कि वीन्स लॉ क्या होता है, तो वो ये हो गया, लिंक है। अब उसने क्या बताई, उसकी स्टेटमेंट क्या है, इन द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, जो अभी ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ उसने लिखा हुआ है, जो अभी एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये जो अभी कर्व्स पड़ी है ना, ये उन्हीं की बात कर रहे। चेक करो, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ है और फॉर डिफरेंट टेम्परेचर है ना। और वही बात कर ली इसने आगे एग्जैक्टली, के वेवलेंथ शिफ्ट लैम्डा शॉर्टर वेवलेंथ, मैक्स। एग्जैक्टली, बात समझ आ गई। अब उसको मैथमेटिकली कहाँ से निकाला गया, उसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म है। अरे मैथमेटिक काट दूं। यार एक मिनट ठहर जाओ ना, ये अच्छा चलो, एक तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, ये फिर उसका प्रूव पड़ा है, पूरा निकाल दूँ। यस। ये गया। तो नेक्स्ट अगर हम चलें, दूसरा था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। वो क्या कहता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन गिव्स द टोटल पावर रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन अक्रॉस ऑल वेवलेंथ, द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम द टोटल एरिया। अब देखो
ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है ना, यानी कि वेवलेंथ की। अब बेटे ये जो चीज़ होती है ना, यानी कि जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो ये जो ग्राफ बना पड़ा है इसके अंदर एरिया आया है, अंडर कार्व्ड एरिया। ये जो कार्व्ड एरिया है ना, ये बताता है, अगर हम इसका अभी अपना ज़ाहिर है, जब हम किसी भी चीज़ का, जैसे एक स्क्वायर होता है तो वो इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी, तो हम 2 का क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, 2 2 आर 4, तो हम कहते हैं इसका एरिया 4 है और सेंटीमीटर या मीटर का स्क्वायर है। तो ये एरिया के अंदर इधर अगर हम छोटे छोटे सी बॉक्सेस बना लें तो इसका भी एरिया हम निकाल लेंगे ना, सिंपल, इस एरिया पूरे का। तो वो कहता है कि अगर इसके एक यूनिट के अंदर जितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है एक यूनिट बॉक्स के अंदर, वो कांस्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग वो क्या है, कांस्टेंट है। yes. अच्छा, हम इसको देखते हैं कैसे। ये दोबारा से ला पढ़े ना, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ गिव द टोटल पावर रेडिएशन जो होती है, ये रेडिएट हुई है पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि ये टोटल पावर की बात करता है, किसी स्पेसिफिक इंटेंसिटी की बात नहीं करता, ना किसी स्पेसिफिक लैम्डा मैक्स की बात करता है कि कौन सा लैम्डा मैक्स किधर जा रहा है। ये लैम्डा मैक्स या वेवलेंथ से रिलेटेड नहीं कर रहा। लैम्डा मैक्स या वेवलेंथ से रिलेटेड था आपका वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो था, ये वाला, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। ये है लैम्डा मैक्स की बात करता है और इंटेंसिटी की बात कर रहा है विद टेम्परेचर। और ये क्या करता है, ये भी ब्लैक बॉडी से रिलेटेड ही बात करता है, बट ये बात करता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ऑल वेवलेंथ, ये इंटेंसिटी की नहीं बात कर रहा। ये मेन डिफरेंस है। फिर वो कहता है कि अगर इन द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो टोटल एरिया आता है ना अंडर द कर्व, या दूसरे लफ्ज़ों में टोटल एनर्जी जो है वो इंक्रीजेज रैपिडली विद द टेम्परेचर, वो ये बात कह रहा है। देखो ना, मैं आपको सिंपल बताऊं, छोटा वाला टेम्परेचर था तो ये एरिया कम था ना इसके अंदर, जब ये ग्राफ बड़ा हुआ, बड़ा टेम्परेचर हो, और ये देखो जब 55,000 पड़ा तो इसके अंदर सारा एरिया ज़्यादा नहीं हो गया, ये पूरा एरिया। तो ये पूरा एरिया जब ज़्यादा हुआ तो इट मीन्स कि उस एरिया के अंदर जो एनर्जी है वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी एट हायर टेम्परेचर। क्लियर हो गया दोनों का लिटिल डिफरेंस? yes. अच्छा, ग्रेट हो गया। अब अगली बात, इसकी भी मैथमेटिकल फॉर्म है जिसको हम इग्नोर मार लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारा कि एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम। अब उसने साइज ऑफ एटम बता दिए, इतना है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? मैं बड़ी सिंपल, इसने थोड़ा सा ना ट्विस्ट दिया आपको जानबूझ के तंग करने के लिए कि भाई एक बॉक्स में रख दिया जो कि एटम के साइज के, तो आप डायरेक्ट यूं क्यों नहीं कह देते हो कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि बस एटम बॉक्स में में रख नहीं दिया। नहीं 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 सिंपल, हाँ। उसको ये कह दे कि वो एटम में घूम रहा है, उसकी स्पीड फाइंड करो। तो एटम के जितना बॉक्स हो या एटम हो तो गल एक ही है ना बच्चे, हाँ, स्पीड वन ही फाइंड होती है, करनी इधर है। भी हाँ, कोई एक साइज तो उतना चीज ही है। नहीं। तो हम यानी कि यस। ये उसने जानबूझ के ट्विस्ट दिया कि बॉक्स से बच्चा कहीं 3D में चला जाएगा, फिर उससे क्या होगा, लेकिन कंसेप्ट बस वही है जो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है। ये तो 2 मिनट का क्वेश्चन है। सर ये वो फार्मूला से हाइजेनबर्ग, होता जी, हाइजेनबर्ग ने ये कहा था ना कि आप पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं फाइंड कर सकते। है। अच्छा, उसकी मूवमेंट और उसकी पोजीशन एक साथ मैं नहीं इसको फाइंड। ना आसान कर देता हूँ, बहुत आसान। देखो बेटा, तो वैसे मुझे समझ तो आ गई आ है। गई है तो हम चलें आगे, सिंपल। बस आपको यार ये सर देखो, मैंने यही बोला ना कि उसकी पोजीशन जिस पॉइंट पे वो होगा और साथ में उसकी वेलोसिटी एक टाइम पे नहीं फाइंड हो नहीं सकती, मैयर क्योंकि कर फिर सकते। उसकी हाँ, वेलोसिटी में चेंज आ वेलोसिटी जाएगा। क्यों चेंज होगी तो उसकी पोजीशन भी तो चेंज होती चेंज रहेगी ना होती वो रहेगी? फिर। क्यों होती रहेगी? उसकी रीज़न है। देखो आप बेटा, जब एक लाइट थ्रो करते हो ना एटॉमिक पार्टिकल पे, इलेक्ट्रॉन पे, तो लाइट उससे इंटरेक्ट कर देती है और उसको एनर्जाइज कर देती है, जिससे वो मज़ीद एक या तो वेलोसिटी चेंज कर जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है 10 की स्पीड से, सपोज, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही आप इसको एक लाइट थ्रो करते हो तो ये इसको मज़ीद एनर्जाइज कर देता है और इसकी स्पीड 20 किलोमीटर हो जाती है सपोज पर आवर, या कुछ भी आप कह लो। अब इसकी जो स्पीड वेरी कर चुकी है ना, वो इस लाइट के पड़ने की वजह से वेरी हुई है। यानी आपकी दूसरे लफ्ज़ों में स्पीड वेरी करने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो गई है। पहली जो वेलोसिटी थी वो तो चेंज हो गई, तो आपने क्या मेजर किया फिर? तो मेजरमेंट तो ना हुई ना। दूसरी बात क्या है, आप क्या करते हैं कि आप पोजीशन लोकेट करते हैं, ठीक है। आप ये लाइट थ्रो करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ जाके लाइट टकराई थी हमारे एक्सपेरिमेंट में, आपको कोई स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब आप कहेंगे कि अच्छा ये इसकी पोजीशन थी। तो पोजीशन आपने एक टाइम में आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन
दूसरी साइड पे आपको वेलोसिटी जो थी वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने वेलोसिटी में उसका चेंज कर दिया था। तो आप या पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में हाँ पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर मोमेंटम। मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, वो एम वी होता है। जब ये वी चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो ओवरऑल इन दो का मल्टीपल भी चेंज हो जाएगा, तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। हम्म तो मतलब या वेलोसिटी दूसरे मोमेंटम को हो या वेलोसिटी को, एक ही बात है ना, क्योंकि मोमेंटम चेंज होता है वेलोसिटी के चेंज होने से। मैस तो सेम ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मैस तो नहीं चेंज होगा ना। तो हम्म एक्चुअली वेलोसिटी या चेंज होगी या फिर पोजीशन चेंज होगी। तो वो जो बॉक्स वाली बात है, अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें, देखो ज़रा, वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स द हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट देयर इज अ फंडामेंटल लिमिट टू हाउ प्रिसाइजली वी कैन नो अबाउट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर एक बॉक्स का साइज़ है इतना, टिपिकली साइज ऑफ एन एटम है, तो अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन पोजीशन जो है वो किसकी इक्वल होगी, तो जो चेंज इन लेंथ है तो वो उसी बॉक्स की लंबाई के बराबर ही हो सकती है ना, कि तब्दीली उसके अंदर कहाँ तक हाँ, है। जाहिर ही बात है, जितना लेंथी बॉक्स होगा, उसी के अंदर ही हाँ की उसी के होगी। अंदर ही वो कहीं भी पोजीशन में चला जाएगा। ठीक हो गया। तो वो कहता है कि हम्म हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की ये इक्वेशन के माने ये, इसमें एक्स वो कहता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, कि पोजीशन कितनी चेंज हो सकती है, जितना साइज है बॉक्स का, डेल्टा एक्स। हम्म और ये डेल्टा पी जो है, ये अनसर्टेनिटी पी कहते हैं मोमेंटम को, डेल्टा मतलब चेंज या अनसर्टेनिटी, या जो यकीन के साथ ये जो तब्दीली आ सकती है उसके मोमेंटम में एक्सपेक्टेड, वो है। वो कहता है कि हमेशा ये एच ओवर टू पाई के इक्वल होता है, और ये उसका मल्टीपल है। इसकी अगर हम इसका कैलकुलेशन करें ना मोमेंटम की, तो वो ये आ जाता है। और मैं अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करूँ ना, तो मेरे ख्याल से इसको तो कुछ, ये बहुत ही मैं इसको अजीब सिंप्लीफाई सा कर देता आंसर हूँ। दिया। ये देखो ना, पहले हमारे पास, अच्छा ये एक मिनट बेटा, इसको मैं शुरू से क्वेश्चन को बताऊँ। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन द बॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम, उसका ये साइज ऑफ एटम है और आपने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, बेसिकली एक न्यूमेरिकल है। हम इस पे जाते हैं तो हमारे पास ये एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बेसिक इक्वेशन है, ये वाली, कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, जो कि ग्रेटर एंड इक्वल होता है एच ओवर टू पाई के। बाज़ जगह पे एच काट यूज़ होता है, जिसमें ये पाई की वैल्यू फिर नहीं लिखी जाती, यानी एच ओवर पाई को मिला के एच काट के इक्वल लिखा जाता है, लेकिन हम वो नहीं यूज़ कर, छोड़ें इसको। हम क्या करते हैं बेटा, कि उस वैल्यू के बाद ये हमने ये वाली की है, दरमियान वाला स्टेप छोड़ें आप, डेल्टा एक्स को उधर आके डिवाइड कर दिया हमने, ये क्लियर। यस ओके, सर, मैंने कर दिए सर हाँ ठीक है, ये। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब एच आपको पता है 6.625 एक्सपोनेंशियल 10⁻³ जूल सेकेंड होता है एच की वैल्यू, डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंशियल 2 इंटू 3.14, ये पाई हो गया, इंटू अब वो जो डिस्टेंस था 1 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो जरा। सारी वैल्यूज पुट इन कर लिया, ओके, आंसर बता दें। अब बेटा जो डेल्टा पी आता है हमारे पास, वो सोल्यूशन में एक हम देख लेते हैं, इंटू 10⁻⁻25 -25 किलोग्राम kg ms-1। और ये आ गया। ठीक हो गया। यस, हाँ अच्छा, ये अब ये हमारे पास आया है मोमेंटम, लेकिन मोमेंटम इटसेल्फ इज, केजी के भी नहीं, केजी और इसके बिटवीन भी स्लैश है, केजी और एमएस के बिटवीन भी स्लैश है। बेटा ये है ना के जी, या सेकंड इनवर्स लिख लो, या किलो, नहीं, केजी और इसके इन बिटवीन नहीं नहीं भी नहीं, वो एमएस। वो वो उसकी कोडिंग है, वो नहीं है, किलोग्राम अच्छा वो मीटर नहीं, वो जी। मैंने वो उसमें डाल दिया था। अच्छा सर, ये हमें, वो अच्छा इसकी ना, ये जो पर सेकंड है हमें कैसे पता चला, ये वही यूनिट है। रीज़न क्या है कि मोमेंटम किसकी इक्वल होता है बेटा, एम वी के इक्वल। सर ये पता है, ये पता तो है मैथ की इसका यूनिट हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी को हो गया मीटर, और पर सेकंड, तो ये बनेगा ना मोमेंटम का रिजल्ट। ये सर ये पता है तो सर। ये आ गया। अब हमारे पास जब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एरिया में आ गया, तो अब हमें क्या करना है, ये एम वी को यहाँ पुट करना है। तो एम वी इसका मतलब इसकी इक्वल आ गया 5.27 एक्सपोनेंशियल 10⁻⁻25 और किलोग्राम और ठीक मीटर है पर ना। सेकेंड। इसका मतलब अगर हमारे पास वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, तो हमें मैस को इधर डिवाइड करना होगा। अच्छा एक सेकंड सर। तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 एक्सपोनेंशियल 10⁻31 किलोग्राम होता है। सर एक सेकंड, ओके।
10 माइनस मैस दो कॉन्स्टेंट्स जी याद जी करने जी, मैस होंगे। कांस्टेंट है, एज जैसे प्लांक्स कांस्टेंट होता है ऐसे ही मैस भी आपको मेमोराइज करना होगा। 9.110 वैसे सर ये दिए हुए होते हैं हाँ वो पेपर दिए में। होंगे, ठीक है, लेकिन आप बेहतर है वैसे भी मैं ये आपके कैलकुलेटर की कर बैक साइड पे भी लिखे हुए हैं गालबन, अच्छा मैथ्स वाला भी लिखा हुआ है, मेरे मैं ख्याल से देखूंगी। देख लीजिएगा। और ये प्लैंक्स भी है शायद, हाँ सही बोला है। हाँ हाँ एच होता है, वैसे सही बिल्कुल, हो गया। ये किलोग्राम। इंटू, अब ये इसके लिए पुट इन कर दिया, एक सेकेंड, 25 ओवर 9.1 इंटू 10 रेज़ की पावर -31 किलोग्राम। केजी, और ये kg/m/-1 हाँ जी, केजी कट जाएंगे। हाँ जी, और और ये बाकी यूनिट्स को जब सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यू को, तो वेलोसिटी के जो यूनिट आएंगे वो इधर आएंगे और मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और वो कौन सी वैल्यू है वो हाँ भी लिखवा देता हूँ, एक मिनट है, वो इधर हाँ लिखी वो हुई है, भी ये हमने कैलकुलेट की है 5.75 एक्सपोनेंशियल 5 मीटर पर सेकेंड, 9 एक्सपोनेंशियल 5.79 5। इंटू 10 रेज़ की पावर 5। अब ये क्वेश्चन पूरे को मैं उड़ा रहा हूँ या आपको बस ये पड़ा रहे आपके उसमें पीडीएफ में, अब आपने लिख तो लिया ओके, है जैसे बताएं, ये फ़िलहाल पड़ा रहे, लेकिन मैं इधर एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि नोट इट डाउन, ठीक है, हाँ सर वैसे इसको ये न्यूमेरिकल ही है ना, तो इसमें कोई वो भी नहीं देने की जरूरत, वो जो एक्सप्लेनेशन है। एक्स्ट्रा, हाँ हाँ नहीं जरूरत तो होती, मैं इसको सिर्फ लिख देता हूँ डायरेक्ट। ना कि सॉल्यूशन नोटेड डाउन ऑन नोट्स, ठीक हो गया। बिल्कुल, अब आपको ये खुद ही मैंने पता खुद लग ही जाएगा कि वो चीज़ हुई जी कि नहीं सर, ये हुई। मैं कोशिश करूंगी कि आज ये जितना आपने कराया हाँ ना बिल्कुल हाँ वाइंड अप कर लूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस फिर आज बेटा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है वही लग आपका, रहा है। क्वेश्चन 4 है, हम्म, ये क्लियर है ना अभी 3 वाला तो। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। अच्छा, सपोज वन ऑफ अ पेयर ऑफ 20 years old twin takes off in a spaceship traveling at a very high speed to a distant star, एक बहुत दूर स्टार तक चले जाते हैं, कपल है बच्चों का, एंड बैक अगेन वाइल द अदर ट्विन रिमेन्स ऑन द अर्थ, ठीक है, कोई दो लोग चले जाते हैं और कोई दो लोग ज़मीन पे रह जाते हैं, और वो जो जाते हैं वो स्पेस शिप में ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई स्पीड, ऑलमोस्ट नियर द स्पीड ऑफ लाइट हो शायद, ठीक है, तो यस, उसके बाद क्या कहता है कि बाकी वाले जो है तो वो कहता है कि कुछ अरसे के बाद वो वापस आते हैं, तो विल देयर बी एनी डिफरेंस इन देयर एजेस, अगर होता तो वाई। ये तो इंटरस्टेलर यस वाला एग्जैक्टली सवाल कर लिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। तो उसका एक हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दी थी, उसका ये टाइम डायलेशन का एक फार्मूला है कि टाइम कैसे रुकता है, ठीक है, ठीक है, यस तो टाइम बेसिकली उनके लिए कैसे एक्सपेंड कर जाता है, डायलेट कैसे हो जाता है, ठीक है, ये सिंपल वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, फर्जी वैल्यूज़ लगाएं इसमें, कैलकुलेट कर लेने के बाद उसी को आप जो है वो कर लें, सॉल्व कर लें, तो आपके पास ये चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। सर, अब ये जवाब है, और देखो मतलब देखो, उसमें उसने ये बात की है ना, तो उसने एक थोड़ी सी स्टोरी भी पूछी है आपसे कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, होगा तो किस तरह होगा, तो आप अपने पहले तो कहो कि हाँ ऐसा होगा, चेंज होगा डिफरेंस, दूसरा आप क्या बताओगे कैसे एजेस होगा। दोनों की चेंज हो जाएंगी, हाँ चेंज होगी, और बिल्कुल फिर होंगी। कैसे होगी ये हाँ बताना है ये फिर हमने। फार्मूले से हमने प्रूव कर देना उसको, ठीक है, अच्छा सर, तो वो कहता है बताएं। कि दिस इज़ द ट्विन पैराडॉक्स ऑफ थॉट एक्सपेरिमेंट इन द, ये रियल में तो पॉसिबल ही नहीं है ना, पहली बात है, क्योंकि हमने अभी तक कोई ऐसी स्पेसशिप नहीं बनाई जो स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करे, ठीक है, ओ, हाँ अच्छा, बिल्कुल, इसीलिए हमारे पास फ़िलहाल कोई ऐसा रियल एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट इन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट द टाइम डायलेशन, तो वो कह रहा है कि जो ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड है ना वो एक्सपीरियंस लेस प्रॉपर टाइम कंपेयर टू ट्विन जो कि अर्थ वालों पे है, बात समझ आई, एज डिफरेंस के हम्म। हिसाब से इसका मतलब उनकी एज कम अभी आगे जाएगी, दूसरों की एज ज़्यादा जा चुकी होगी जो अर्थ पे रहते हैं। सर, ये जो पहली वाली लाइन है, ये अगर बंदा ना लिखे, डायरेक्ट लिख दे, ट्विन या ट्रैवलिंग अल्लाह एट हाई स्पीड। अच्छा, हाँ ठीक है, लिख सकते हैं, हाँ कोई इशू नहीं है, ठीक है ना लिखें वो, उसको मैं कैसे क्रॉप हाँ करूँगा, एक मिनट। अच्छा अब ज़रा देखें आपके पास क्वेश्चन क्या है, कि सपोज वन वही वाला क्वेश्चन है, अब देखो कि ट्विन ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड विल एक्सपीरियंस लेस प्रॉपर टाइम, ठीक है, यानी इन अदर वर्ड आप मतलब ट्विन ट्रैवलिंग इन स्पेस एट स्पीड ऑफ लाइट हम्म विल एक्सपीरियंस
less proper time हम्म। compared to अर्थ twin on a resulting in age डिफरेंस, difference। तो वो ऐसा होगा। एक्चुअल टाइम के साथ ट्रैवल कर हाँ। होगा हम्म। धरती पे, और वो जो पहले वाला होगा वो तो बस स्पीड ऑफ लाइट से जा रहे हैं ना, तो वो हाँ, टाइम ही नहीं एक्सपीरियंस कर पाएगा टाइम सही की वाला। डायलेशन हो जाएगी, उसके ऊपर टाइम थोड़ा सा रुक जाएगा। हाँ, टाइम डायलेशन विल एक्सपीरियंस टाइम डायलेशन, हाँ ये बता। एग्जैक्टली ये बिल्कुल ठीक टर्म है टाइम डायलेशन। अब देखो टाइम डायलेशन का फार्मूला क्या है। ये जो है ना डेल्टा टी प्राइम, ये है अपेरेंट टाइम, हम्म। ठीक है, और ये है एक्चुअल टाइम डेल्टा टी जो ये वाला, ठीक है। इसका मतलब जो अपेरेंटली जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है सर बंदा। मैं आपको एक बहुत एक वैसे बताऊं, सही यस। है ना, थोड़ा थियोरेटिकल सा सवाल है ना। हाँ। अगर इसी ये जो थ्योरी अभी आपने बताई है ना, हम्म। इसी को मैं एक्सपैंड करके लिख लूँ ना, मैं तो थोड़ी बहुत ये टाइम डायलेशन वगैरह लिख दूँ, तो मतलब ये मेरा आंसर बन जाएगा, पर ये मैं मुझे आपको अपने एआई समझा रहा को हूँ करना। ना, देखो ना। सर नहीं, ये थोड़ा जो इसका मैथमेटिक्स वो निकल रहे हो उससे एस्पेक्ट। निकलना चाहते हो अपने आप। हाँ सर, मुझे लगता है अभी मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में मैं गई नहीं हूँ। इस तरह के बहुत से सवाल होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। बेटा ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर पड़ा हुआ है ना, 1 - v² ओवर सी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, यही फैक्टर सर डिटरमिन ये कर रहा शॉर्ट है। क्वेश्चन जौन से होते हैं ना, वो मेजरली या तो फिर न्यूमेरिकल्स होते हैं हाँ तो या ये तो फिर। प्रूव है ना भाई, ये कि ऐसा है तो क्यों है, वाई क्यों है, तो आप बताओगे कि इस इक्वेशन में ये चीज़ गिवन है और उसमें फ़लाँ चीज़ कम हो रही है, फ़लाँ चीज़ ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये है, बस दैट्स ऑल। सर नहीं, उसका वाई का आंसर मिल गया ना उसको टाइम डायलेशन की वजह से। टाइम डायलेशन, अब जाहिर सी बात है, एक फिजिक्स की टर्म है, और दूसरी बात ये है कि मतलब पूरा फिनोमेना ही उसमें इनकैप्सुलेट हो रहा है। अच्छा, फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है ना। आपने ये फार्मूला दे देना है, एक्सप्लेनेशन और इसकी अगली वैल्यूज़ पुटिंग ना करो। ये आपके पास है वो ट्रेन ट्रैवलिंग में टाइम का एक्सपीरियंस, ये होगा, फिर टाइम ड्यूरेशन का फार्मूला, और फिर आपने ये लिखना है कि सिंस वी इज़ वेरी हाई क्लोज टू सी, यहाँ पे ये जो वी का फार्मूला है ये दोनों कट जाएंगे नीचे से, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे ऑलमोस्ट, और इसलिए वन का अंडर रूट बन जाएगा जो कि लेस देन, वो कह रहा है कि वन का जो अंडर रूट है ना वो ऑलमोस्ट वन ही रह जाएगा, जो नीचे चीज़ वन होगी, इसका मतलब ये उसके लिए टाइम जो ओरिजिनल होगा जो पेरेंट होगा वो रुक जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट ठहरे। जब ये तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, मतलब मैं सही बता रही हूँ, ये बहुत वो वाली चीज है। अच्छा आपसे नहीं हो रहा, हो जाएगा, लेकिन ये इतना को मुश्किल नहीं था, आप अगर नहीं करना चाहते तो बेटा इजीली पे देख लो इसका। सर इसका जो ये सारा मैकेनिज्म वन शन वाला, अगर इसकी सिंपल इक्वेशन क्या बनती है? ये ऊपर वाली इक्वेशन है ना, उस सर आप इक्वेशन कह में, रहे हैं नीचे वन रह जाएगा ना, तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, क्या नहीं कह रहे नीचे थे? वाली जो चीज़, ये बेसिकली वी जो स्क्वायर है ना, ये वी जब ये सी के इक्वल हो जाएगी, तकरीबन सी हो जाती है, तो वी की मतलब, इसका मतलब ये हुआ ना यार कि वी और सी दोनों एक ही चीज़ें हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अच्छा, ये किसी एक कंडीशन पे होंगी हाँ ना, इक्वल। जब बहुत ज़्यादा स्पीड, वेरी स्पीड हाई है ना, नीचे सी है स्पीड ऑफ लाइट, तो जब आपकी उसी ट्विन बच्चे जो जा रहे हैं स्पीड वेरी हाई स्पीड पे जाएंगे तो वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होंगे ना, तो वो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, ये ऊपर भी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे तो स्पीड ऑफ लाइट है ही है, फार्मूले में आती है, ये दोनों कैंसिल हो इसी जाएंगी। तरह से ये फिर ये सेम वन। होंगे ना, तो ये वन और जैसे ऊपर भी फाइव हो नीचे भी फाइव हो तो फाइव वन जार फाइव हो जाता है, तो वो वन आएगा इसकी आंसर। सिंपल इक्वेशन इस तरह नहीं बन सकती है, टी मतलब डेल्टा टी और फिर डेल्टा टी और फिर नीचे वन अंडर रूट का वन। ना, ये 1 - 1 आ जाएगा, 1 - 1 = 0 हो जाएगा, ज़ीरो का अंडर रूट जब लेंगे तो वो फिर अनडिफाइंड की कंडीशन में फिर चला जाता है, और वो इसको ज़्यादा बना देता है, यानी वो ये वाला फैक्टर ज़्यादा बन जाएगा। इन अदर वर्ड इक्वेशन में आपके पास ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी रिजल्ट में और ये कम हो जाएगी, सिंपल। तो ये अपेरेंट टाइम जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पास तो वो ऑटोमेटिकली उनके लिए टाइम डायलेट हो गया ना, बड़ा हो गया उन लोगों के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट पे मूव कर रहे हैं। अच्छा सर। भाई ये 2 3 यार लाइनें हैं सीधी सीधी सी, ये मैं यही तो कह रहा हूँ, आप ये इसकी लाइन रखो कि वी जब सी के इक्वल आ जाएगी, ये वाला जो फैक्टर है उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि डेल्टा टी ग्रेटर देन टी हो जाएगी, और फिर दिस मीन द वो एज का ट्रैवलिंग का डिफरेंस हो जाएगा, टाइम मोर पास कर जाएगा अर्थ पे देन फॉर द ट्रैवलिंग वंस। अब ओके। इतनी कंसाइज तो है ना ये, इसमें ऐसी, अगर नूर बेटा अगर आप नहीं लिखते हो इक्वेशन को, तो आप ऐसे हज़ार भी कहानी झाड़ दो ना, तो जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना वो, तो फिर जब आप फार्मूले ही नहीं दे रहे हो, और एक फार्मूले के बाद आप बताते हो कि इसमें फ़लाँ फैक्टर की वजह से ये चीज़ बढ़ेगी, दैट्स ऑल।
आई थिंक, है ना? हाँ, ये फिर नेक्स्ट